तो स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर की सीरीज में, जहाँ पे हम बात करते हैं डेली करंट अफेयर्स की थ्रू एमसीक्यू फॉर्मेट, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ताकि आपको हेल्प मिले आप आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी करने की, कि जैसा आप एग्जाम में बैठे हो। तो ये पीडीएफ आपके लिए रिलेवेंट रहेगी यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, बैंक एंड स्टेट एग्जाम्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आप पेन और पेपर ले लीजिए, ताकि आप मेन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सके आपके, ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्पफुल रहे। रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर कर दिया एक कंट्री को, कि जिसने एलिमिनेट कर दिया रूबेला डिसीज को। तो वो कंट्री कौन सी है? वो कंट्री है नेपाल। तो रूबेला डिसीज को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको पता रहना चाहिए। रूबेला डिसीज को जर्मन मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बॉडी पे रेड कलर के रैसेस हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड होता है, कि डब्ल्यूएचओ ने किस कंट्री को डिक्लेयर कर दिया है कि उसने रूबेला डिसीज को एलिमिनेट कर दिया है। वो नेपाल को किया रिसेंटली। और रूबेला डिसीज को किस अदर नाम से जाना जाता है, स्टैटिक का क्वेश्चन हो जाता है, जिसको जर्मन मीजल्स के नाम से जाना जाता है। इसमें रेड रेसेस हो जाते हैं बॉडी पे। और एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो जाता है, कि इंडिया का टारगेट क्या है, इंडिया से रिलेटेड। मतलब आप इंडिया का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको एक इंडिया का जो टारगेट है ना डिसीज से रिलेटेड, वो भी आपको पता रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। ये क्या है? 2026 का टारगेट है इंडिया को एलिमिनेट करने का इसका। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है आपका, ये जर्मन मीजल्स मैंने बोला ही था। और एक और नाम से भी इसको जाना जाता है, 3 डे मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये वायरल डिसीज है, एक वायरस से फैलती है। वायरस का नाम है रूबी वायरस। ये भी आपको पता चाहिए, ये भी स्टैटिक का पॉइंट है एक। मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट भी कर दूंगा, और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा फ्री बेसिस। आप जाके अच्छे से बाद में अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। मैंने सारे पॉइंट हाईलाइट भी किए हुए हैं यहाँ पे। और अगर ये प्रेग्नेंट लेडीज के में उस टाइम पे ये इन्फेक्शन होता है, तो जिससे क्या होता है कि बर्थ डिफेक्ट होते हैं। तो उस बर्थ डिफेक्ट होने के मतलब उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? कॉनिजेनिटल रूबेला सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। और इसके लिए जो वैक्सीनेशन है, रूबेला वैक्सीन है, जो उसको कंबाइंड फॉर्मेट में लगाया जाता है, जिसको एमएमआर वैक्सीन बोलते हैं। मम्स, मीजल एंड रूबेला के लिए इस वैक्सीन को लगाया जाता है। ये कुछ स्टैटिक पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि डिसीज से रिलेटेड हर एग्जाम में आता ही आता है। ये वायरस से फैलती है या बैक्टीरिया से फैलती है। इसके वायरस से फैलती है, तो वायरस का नाम क्या है, और इस डिसीज के लिए वैक्सीन कौन सी अवेलेबल है, ये आपको पता रहना चाहिए। और अदर नाम्स ऑफ डिसीज ऑल्सो क्या है, ये भी आपको दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है, सकूरा साइंस प्रोग्राम किस कंट्री के द्वारा रन किया जा रहा है? ये किया जा रहा है जापान के द्वारा रन किया जा रहा है। और इस प्रोग्राम के अंदर किया क्या जाता है? इसमें यूथ के बीच में आइडियाज का एक्सचेंज किया जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से फील्ड से रिलेटेड, जिसमें क्या होता है कि इनोवेशन को लेकर क्यूरियोसिटी पैदा हो, साइंस फील्ड से रिलेटेड। और इसको रन किया जाता है जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी के द्वारा। दो पॉइंट आपको याद याद रखने हैं इसमें, सकूरा साइंस प्रोग्राम जापान से रिलेटेड, और जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसको रन करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है, शुभांशु शुक्ला ने रिसेंटली स्पेस एक्सपेरिमेंट करके आए हैं एक्जियम 4 मिशन के अंदर। तो उसमें एक विश्व बंधु भारत नाम से इसको पर्सोनिफाई किया गया है। और क्यों किया गया है, ये किसने किया है और क्यों किया है? ये किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो क्योंकि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट यूज किया उसमें इंडिया का किट का यूज किया है। और जिससे क्या होगा, बेनिफिट होगा ऑल ह्यूमैनिटी। तो इस लाइन का मतलब ये क्या है? विश्व, पूरे विश्व का बंधु, मित्र एक तरीके से भारत, मतलब पूरे संसार का एक बंधु है भारत। उस तरीके से उसको सिग्निफाई कर रहा है ये। तो बस यही है। और कुछ इसके पॉइंट्स है, टेबल मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कि आपके कुछ क्या क्या पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है उन्होंने जो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल और जीन चेंज, मसल रीजनरेशन का किया था, क्रॉप सीड बिहेवियर का देखने के लिए मेथी और मूंग का स्प्राउटिंग करके उन्होंने देखा था। माइक्रोबल ग्रोथ के लिए उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, एडिबल एल्गी के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए, कोजेनेटिव एंड डिस्प्ले इंट्रैक्शन के लिए इन माइक्रोग्रेविटी। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी ऑब्लिगेशंस। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कुछ एब्लिगेशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन आया है अभी 2025 में। तो इसमें ऑब्लिगेशन क्या मतलब, अब मैंडेटरी कर दिया एक तरीके से। ऑब्लिगेशन वर्ड का मतलब है मैंडेटरी है ये। मतलब जो भी कंपनीज वगैरह होंगी, उनको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू डेजिग्नेट एंटिटी टू मीट मिनिमम शेयर, मतलब उनको जो एनर्जी कंजप्शन है ना, उसका कुछ परसेंट आपको रिन्यूएबल एनर्जी से मीट करना ही पड़ेगा। ये ऑब्लिगेटरी हो गया है, मैंडेटरी हो गया है। मैंडेटरी वर्ड, वॉलेंट्री नहीं है, मैंडेटरी है। तो इसमें क्या टारगेट भी दिया हुआ है, कि 2029-30 तक इसको जो कंजप्शन का यूटिलाइजेशन करना है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो 43% तक कर देना है। या तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट कंजप्शन करो, या फिर परचेज ऑफ आरईसी सर्टिफिकेट वगैरह जो होते हैं पेमेंट करके सीआरसी के थ्रू, या उस वे से करो। पर ये ऑब्लिगेटरी है किन के लिए? इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस, ओपन एक्सेस कंज्यूमर एंड कैप्टिव पावर यूजर टू कंज्यूम मिनिमम परसेंटेज शेयर फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है, फास्टैग एनुअल पास स्टार्ट हो गया है 2025 से। जिसमें क्या होगा कि नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे पे एक वन टाइम फी पे करके आप एक पास आपको मिल जाएगा।
उसके अंदर कितने रुपए का पास है, क्वेश्चन पूछ रहा है वो 3,000 रुपए का पास बनेगा एनुअल बेसिस पे। और जिसमें क्या होगा, या तो आप एक सी वैलिडिटी या तो 1 साल होगी, या फिर आप 1 साल के अंदर आप हो सकता है 200 से ज्यादा ट्रिप मार दो। तो आपको क्या होगा कि 200 से ज्यादा ट्रिप अलाउड नहीं है, इसमें से कोई भी एक जो पहले कंप्लीट हो जाएगा, तो 1 साल पहले कंप्लीट हो जाएगा तो आपका पास एक्सपायर हो जाएगा। जब आपने 1 साल से पहले ही मान लो 5-6 महीने के अंदर ही 200 ट्रिप्स कंप्लीट कर ली, तो भी आपका पास एक्सपायर हो जाएगा। इससे एक फायदा क्या होगा कि लोगों को जो एवरेज कॉस्ट है ना ट्रिप की, वो लोअर हो जाएगी। जिससे मतलब एवरेज जो टोल फीस लगती है उसके कंपैरिजन में उसको कम पैसा देना पड़ेगा, जो रेगुलर कम्यूटेटर्स होते हैं कुछ एरियाज के अंदर, जैसे जॉब पे कोई जाने वाला होगा, तो उनके लिए इजी रहता है। रिसेंटली अभी सिलितिये सार्क रिकॉर्ड की गई है फर्स्ट टाइम। किस रीजन में की गई है? ये की गई है ग्रेट चागोस इंडियन ओशियन के अंदर पड़ता है, वहां पे फिश को, शार्क को, सिलेतिये को रिकॉर्ड किया गया है। तो ये चागोस कहाँ पे पड़ता है? ये अपना इधर सिसेल्स, मालदीव्स वगैरह, मॉरिशस वगैरह के पास में ग्रेट इंडियन ओशियन के अंदर उसे मिलता है। ये इस ग्रेट चागोस बैंक पे ये दिखाई दी है। और ये जो शार्क है, इसका आयुषियन स्टेटस क्या है ये आपको पता होना चाहिए, नियर थ्रेटर। एक तो इसका आयुषियन स्टेटस पता होना चाहिए, और दूसरा ये चागोस आइलैंड कहाँ पे है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो जाता है, मैप मैप वाला। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इंडियन ओशन के अंदर पड़ता है। और दूसरा ये शार्क है, जो सिलितिया क्या है, एक शार्क है, फिश नहीं है। तो वो कहाँ पे दिखाई दी है ये आपको पता नहीं चाहिए। सहारिया ट्राइब सेंट्रल इंडिया के अंदर जो पाई जाती है, उसको अभी रिसेंटली एक स्टडी की गई है, जिससे पता चला है कि वो किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए उसमें उस ट्राइब के अंदर हायर रेट्स है, मतलब उसके अंदर ये ज्यादा पाई जाती है डिसीज। वो डिसीज का नाम है ट्यूबरक्लोसिस। और ये सहारिया ट्राइब कहाँ पे रहती है? सेंट्रल इंडिया के अंदर रहती है। सेंट्रल इंडिया के कहाँ रहती है? मेनली मध्य प्रदेश आपका हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इस रीजन में ये पाई जाती है। और ये पीबीटीजी पर्टिकुलर मतलब ट्राइब ग्रुप के अंदर मिलती है, जो 75 पीबीटीजीज है, 705 ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर, उसमें से एक ये पीबीटीजी है। और रीजन क्या है कि ये थोड़ा फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड रहता है, माइग्रेट करते रहते हैं, पुअर एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज है, तो इसके कारण इसके अंदर ये ट्यूबरकुलोसिस की डिसीज ज्यादा पाई जाती है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो सहारिया ट्राइब है ना, ये किस रीजन में पाई जाती है, और किस डिसीज के लिए स्टडीज मतलब स्टडी की गई है, तो किस डिसीज का रेट इनके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस का। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बस। रिसेंटली वन ऑफ द यंगेस्ट सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, 21 ईयर्स एंड 4 मंथ्स के अंदर ये पहली बार कोई यंगेस्ट सॉलिसिटर बन गया है। वो कौन है? इनका नाम है कृष्णागी मेसरम। और ये इंग्लैंड और वेल्स के अंदर पाया जाता है। अब ये मैप के थ्रू आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें यूनाइटेड किंगडम किसको बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं कि ये जो पूरा का पूरा वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड नॉर्थर्न आयरलैंड सबको मिला के। पर जो ये अभी यंगेस्ट सॉलिसिटर बनी है, वो इंग्लैंड और वेल्स के अंदर बनी है, इन दोनों रीजन्स के अंदर। दी जूरे ट्रांसफर डे सेलिब्रेट किया गया है। और तो ये किसको कमेमोरेट करता है? किस यूनियन टेरिटरी का मर्जर कमेमोरेट करता है फ्रेंच सेटलमेंट से इंडियन इंडियन यूनियन के अंदर? ये करता है पुडुचेरी का। और पुडुचेरी के अंदर कौन कौन सी टेरिटरी आती हैं? ये आता है येनम, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। और तमिलनाडु के अंदर पुडुचेरी, कराईकल, और ये केरला के अंदर। ये 4 टेरिटरी हैं जो इसके अंदर आती है पुडुचेरी के अंदर। तो उसका आज डी जूरे ट्रांसफर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 16 अगस्त को। ये आपको पता रहना चाहिए। और 1962 में इसका इंडिया का मर्जर किया गया था। फ्रेंच से इसे इंडिया को हैंड ओवर करके चले गए थे। किस फैमिली ने टॉप किया है हुरुन इंडिया 2025 की लिस्ट में? मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस माना जा गया है उसको। बल्कि और उसकी जो वैल्यूएशन है वो 28.2 लाख करोड़ है, जो नियरली 1/12 ऑफ इंडिया जीडीपी है। तो एक एमसीक्यू में जाता है कि नियरली 1/12 कितना हो जाता है? 8.5% के अराउंड इंडिया की जीडीपी का 8.5% इन लोगों के पास, इस फैमिली के पास है। तो उसमें टॉप किसने किया है हॉरन इंडिया लिस्ट में? वो किया अंबानी फैमिली ने। अंबानी फैमिली सबसे वो टॉप पे है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बिरला फैमिली आती है, और तीसरे नंबर पे जिंदल फैमिली आती है। और इसके अलावा एक और पॉइंट, फर्स्ट जनरेशन फैमिली बिजनेस, मतलब जिनकी फैमिली बिजनेस का पहला जनरेशन है अभी, उसमें अदानी सबसे टॉप पे है। ये भी आपको बताना चाहिए, अदानी फर्स्ट जनरेशन में टॉप पे है, और ओवरऑल जो देखा जाए अंबानी सबसे टॉप पे है, अंबानी फैमिली।
एक मास्केट रिलीज किया गया है। गेम्स जो स्टार्ट हुए, मेंस हीरो एशिया कप हॉकी, जो एशिया का हॉकी कप है मेंस का, वो राजगीर बिहार में स्टार्ट हुआ है। तो उसका मैस्केट रिलीज किया गया है अभी। उसका मैस्केट है चांद। चांद किसके नाम पे है? जो ये हॉकी का कप है, तो चांद कौन थे? मतलब ये मैस्केट आपको ऐसा दिखाई देता है। चांद मतलब जो मेजर ध्यानचंद थे, उनके नाम पे इसको ट्रिब्यूट देने के लिए स्टार्ट किया गया है। तो ये मेजर ध्यानचंद के नाम पे तो ऐसे ये जो मैस्केट बनाया गया है, इसमें पद्म, मतलब ये मेनली आपको याद रखना है कि ये चांद नाम से इसको मैस्केट बन रिलीज किया गया है। ये ट्रिब्यूट दिया जा रहा है मेजर ध्यानचंद जी को। बस 2 पॉइंट आपको इसमें पता रहना चाहिए। लास्ट एमसीक्यू। फर्स्ट एवर वर्ल्ड ह्यूमनेट रोबोट गेम्स, जो रोबोट के गेम स्टार्ट किए गए हैं, कहाँ पे किए गए हैं? ये किए गए हैं बीजिंग, चाइना में। चाइना में ये पहली बार गेम्स हो रहे हैं रोबोट से रिलेटेड। तो इस तरीके से वहाँ पे काफी सारे गेम्स है जो ऑर्गेनाइज किए गए हैं इनसे रिलेटेड, जिसमें रोबोट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, कहाँ पे इनको होस्ट किया जा रहा है? होस्ट किया जा रहा है नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल, जिसमें बीजिंग विंटर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। जहाँ पे काफी सारे गेम्स हैं। इनके अंदर स्प्रिंटिंग का हो गया, सॉकर हो गया, किक बॉक्सिंग हो गया, और टास्क भी दिए जा रहा है जैसे मेडिकल सॉर्टिंग, क्लीनिंग। तो वहाँ पे रोबोट्स को लेके ये तरीके गेम स्टार्ट किए गए हैं। वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स पहली बार कहाँ पे स्टार्ट किए गए? बीजिंग, चाइना में। आपको एग्जाम फॉर्मेट से बस यही याद रखना है कहाँ पे इनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, बस। मुझे लगता है जहां तक क्वेश्चन आएगा आएगा इसी पे आएगा कि किस कंट्री में इनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का करंट अफेयर का सेशन। तो मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर का सेशन लेता हूँ। इसमें मैं उसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, उसी पे रिलेटेड डिस्कस करते हैं। और जिसमें साथ साथ में मैं आपको बताता हूँ स्टैटिक से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ताकि आपको हेल्प मिले आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। और इसके साथ साथ मैं मंथली करंट अफेयर का कंपाइलेशन भी निकालता हूँ। और आने वाले यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिए मैं 2 ईयर्स का कंपाइलेशन भी रिलीज करने वाला हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको काफी हेल्प करेगा। So if you like my content, please do subscribe and share with your friends. Thank you all.